हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और वो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट मसल। यानी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं या हार्ट जो होता है उसके जो मसल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। उनका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको पंप करना, उसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है। अब बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं इनको जो है कि गाइडेंस कहाँ से आता है, कौन इन्हें स्टिमुलस देता है और वो स्टिमुलस कैसे जनरेट होता है और वो कैसे एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाता है। ये सारी जो मैकेनिज्म है वो आज हमें समझ रही हैं। वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने, और आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं मेडिकल साइंस में, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, दूसरा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका जो आंसर होता है वो ज़्यादातर लोग गलत करते हैं क्योंकि इसको इतनी अच्छे से कभी समझा नहीं जाता। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम सिंपल करते हैं। दूसरा ये है कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम इसको समझेंगे तो हार्ट के अंदर बाकी जो मैकेनिज्म होती हैं, चाहे वो कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस हो, चाहे एरिथमिया हो, चाहे पेसमेकर रिलेटेड इश्यू हो, वो सारे समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि मार्क द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि नीचे वाले जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सही है कौन सा गलत है उसको मार्क करना है। तो मार्क द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला ऑप्शन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नेगेटिव इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स। दूसरा है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तीसरा है सेल यूजेस एटीपी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, कि जो सेल होती है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एटीपीज यूज करती है। तीसरा डी है सेल डोंट यूज एटीपी टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको जनरेट करने के लिए क्या सेल जो है वो किसी भी तरह का एटीपी यूज करती है कि नहीं करती है। ये अगला पॉइंट। उसके बाद जो ई पॉइंट है वो क्या है, हायर एनर्जी स्टिमुलस कैन जनरेट हायर एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इज लॉन्गर देन इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। सी है इन relative refractory period the generation of action potential is impossible. D है supernormal excitability is present during phase 4 of action potential. और E है absolute refractory period include phase 0, 1, 2 and part of phase 3 of action potential. तो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, आप अपना आंसर लगाइए। अभी पूरा वीडियो देखिए, एंड में आपको इनके आंसर मिलेंगे और फिर देखिए कि आपका सही था या गलत, और अगर गलत था तो उसको सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमने काफ़ी इसको इजी करने की कोशिश की है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ये है कि जब भी आपको लगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बीच में आप रिलैक्स करिए और उसको पॉज करके बाद में दोबारा से उसको सुनना शुरू कीजिए। लेकिन पूरा पढ़ेंगे तभी उसको जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में इन सब बातों को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मसल्स के बारे में, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, हमें उनके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर होती है।
अब लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन से बनी हुई उसकी क्या होती है, मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन से। तो सेल के अंदर कुछ एनवायरनमेंट होता है और सेल के बाहर एनवायरनमेंट होता है। जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। सेल के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। अब सेल का बाहर का या अंदर का एनवायरनमेंट, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो मेम्ब्रेन होती है वो उनमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट को जो मेम्ब्रेन्स, पोर्स या फिर चैनल्स होते हैं जो सेलेक्टिवली कुछ आयंस को आने देते हैं अंदर या बाहर, कुछ को जाने देते हैं। उनकी अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं, तो सेलेक्टिवली उनको आने अंदर बाहर आने जाने देते हैं। अल्टीमेटली ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं, सेलेक्टिवली मूव करते हैं, यानी कि कुछ आयन बाहर जाते हैं, कुछ आयन अंदर जाते हैं। अगर हम ओवरऑल उन आयंस का अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली ये होता है कि जितनी भी लिविंग सेल हैं उसके अंदर ओवरऑल अंदर की तरफ बाहर के कंपैरिजन में जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि मेम्ब्रेन के एक ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ बाहर अलग अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है, अंदर अलग अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और वो पोटेंशियल जो होता है जितनी भी लिविंग सेल हैं उसमें अंदर जो होता है वो रिलेटिवली मोर नेगेटिव है कंपेयर टू बाहर के। और इस चीज को हम, इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम नंबर देते हैं वो माइनस में लगा के देते हैं। माइनस ये डेजिग्नेट करता है कि अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल इज मोर नेगेटिव कंपेयर टू द आउटर पार्ट ऑफ द, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है। तो और रेस्टिंग सेल जो होती हैं उसका जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब बॉडी में अलग अलग तरह की सेल होती हैं। कुछ सेल होती हैं जो हमेशा एक ही फेज में रहती हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जो हमेशा एक फेज में नहीं रहती। उनको जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है वो कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वो स्पेशल फंक्शन करने के लिए एक्टिवेट हो जाती हैं इसका मतलब उसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो ये एक्साइटेबल सेल होती है। तो इनके जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, नर्व सेल होती हैं, वो सारी जितनी भी मसल्स होती हैं, चाहे स्मूथ मसल हो चाहे दूसरी मसल स्ट्रेटेड मसल हो, सारी क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं बीच बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करने के लिए। ऐसे ही जो हार्ट मसल है उसके अंदर जितना भी टिश्यू है, चाहे वो एट्रियल मसल हो, चाहे वेंट्रिकल मसल हो, चाहे एस ए नोड, एवी नोड या जितने भी हैं, ये सब एक्साइटेबल टिश्यू हैं। तो इनके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेल रेस्ट के टाइम में जो पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन जब वो स्पेशल फंक्शन करती हैं तो वो पोटेंशियल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कैसे जनरेट होता है। पहली बात उसकी मैकेनिज्म कहता है। दूसरी बात यह है कि अगर वो जनरेट हो जाता है तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर वो माइग्रेट कैसे होता है। ठीक है। क्या क्या ईच एंड एवरी सेल इज सप्लाइड बाय दैट स्टिमुलस, कि हर सेल को अलग से वो स्टिमुलस मिलेगा तब वो एक्टिवेट होंगे, या सेल टू सेल भी ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी मैकेनिज्म जो है ये हम समझेंगे इस आगे। ठीक है। तो हमने जान लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। मोस्टली नेगेटिव होता है, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स के अंदर होता है, और अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। अब हम कुछ और जो वर्ड्स हैं उनको जानते हैं यहाँ पे। ठीक है। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो होता है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। तो ये वर्ड हमें बिल्कुल समझ में आने चाहिए। इन वर्ड्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डीपोलराइजेशन है, जो डीपोलराइजेशन है वो क्या होता है, यानी कि कोई भी सेल जब रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब वो रेस्ट से एक्टिवेट होती है तो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, बेस लाइन से चेंज हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो वो नेगेटिव से जब वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगे
तो ये जो मैकेनिज्म है इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, या ये कहें कि मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ, फिर जीरो होते हुए पॉजिटिव की तरफ गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। फिर ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जाके फिर ये वापस नीचे आएगा। तो जब ये अपनी पीक पे जाके जब ये वापस नीचे आने लग जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, यानी कि रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये रीपोलराइजेशन हो गया। अब जब ये रीपोलराइजेशन होके यानी कि वापस आने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन वापस नेगेटिव आ गया, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लेवल पे पहुंच जाता है और उसके बाद कई बार ये मोर नेगेटिव हो जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन से, तो इसको, इस फेज को बोलते हैं, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो अगर देखोगे तो इस लाइन पे आ जाता है ना। तो अगर ये इससे भी नेगेटिव कुछ चला जाता है तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मोर नेगेटिव में आ जाता है तो उसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड हमने जान लिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन में भी दिया था कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो क्या जनरेट कैसे होता है। तो यानी कि जब सेल रेस्ट में होती है तो कुछ उसके अंदर जो पोर्स होते हैं या कुछ सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयंस को अंदर या बाहर मूव करते हैं, और जब अंदर और बाहर मूव करते हैं उसमें वो एटीपी यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो इसमें चैनल यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज। यानी कि एक चैनल होता है जिस जो क्या करता है 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम। ठीक है, तो ये 3 सोडियम 2 पोटेशियम ये क्या करता है कि जो सोडियम होता है उसको सेल के बाहर पुश करता है और जो पोटेशियम होता है उसको सेल के अंदर यूज करता है, अंदर लेके आता है। और इस एक आयन इन को ट्रांसफर करने में वो एक एटीपी को यूज करता है। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो पैसिव मैकेनिज्म नहीं है, वो एटीपी को यूज करके उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है सेल के द्वारा। ठीक है, एक एटीपी 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 सोडियम को अंदर लेके आता है। क्योंकि 3 बाहर गए हैं 2 अंदर आए हैं तो अंदर की कंपैरिजन में बाहर का चार्ज ज्यादा पॉजिटिव हो गया, यानी कि बाहर अंदर जो है सेल का वो ज्यादा नेगेटिव होगा और बाहर क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद हम आते हैं थ्रेशोल्ड। क्या होता है थ्रेशोल्ड के अंदर, क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जैसे ही कोई स्टिमुलस किसी सेल को मिलेगा तो सेल क्या होगा, डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सेल डीपोलराइज होना स्टार्ट हुई उसका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, जैसे पोटेंशियल मान लो इतना यहाँ था, जैसे ही वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, ये मान लो कि -80 है। जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, लेस नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ 0 है तो ये क्या होगा, लेस नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से लेस नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टिमुलस बाहर से उसको मिला है उसमें वो यहाँ तक धीरे धीरे जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसके बाद उसको स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे ऐसा कोई चैनल या ऐसी कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है कि उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद वो आगे का काम अपने आप खुद करेगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होता है इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यानी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है या वो मिनिमम पोटेंशियल है जिस पे पहुंचने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता ही होता है। यानी कि थ्रेशोल्ड तक अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी सेल को हम स्टिमुलस दें, ठीक है, अब ये है कि किसी को 1 वोल्टेज का स्टिमुलस दिया जाए, किसी को 10 वोल्टेज को दिया जाए, किसी को 50 वोल्टेज को दिया जाए, क्या ये सारे वोल्टेज जो होंगे, सारे स्टिमुलस होंगे, क्या ये एक ही तरह से काम करेंगे या अलग अलग तरह से काम करेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम जैसे जैसे कम वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ जाते हैं, तो कोई भी वोल्टेज होता है, कोई भी स्टिमुलस होता है, वो सेल को थोड़ा सा डिपोलराइज करता है। ठीक है, फिर हायर, उससे थोड़ा सा हायर दिया, मान लो 1 दिया, फिर 10 दिया, 10 वाले ने थोड़ा सा और डिपोलराइज कर दिया, फिर 20 वाले ने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट तक डिपोलराइज कर दिया। बट इन सारे पोटेंशियल ने इतना डिपोलराइज नहीं किया कि वो थ्रेशोल्ड तक डिपोलराइज हो जाए वो सेल। उसके बाद एक पोटेंशियल आया, सपोज करो 50 आया, 50 ने उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दिया। थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। यानी कि एक्शन पोटेंशियल ऑल और नन फिनोमेना है। थ्रेशोल्ड तक अगर नहीं पहुंचा स्टिमुलस तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड तक अगर पहुंच गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। यानी कि ऐसा स्टिमुलस जो मिल रहा है जो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा है, वो सारे क्या है, लो इंटेंसिटी के स्टिमुलस हैं, दे आर यूजलेस फॉर द सेल। लेकिन जैसे ही ऐसा स्टिमुलस जो थ्रेशोल्ड तक ले जाएगा, उसके बाद के जितने स्टिमुलस अगर दिए जाए, सपोज करो 50 पे थ्रेशोल्ड हो गया, तो 50 पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब 50 से ऊपर आप चाहे 100 100 का दो, चाहे 200 का दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी हायर स्टिमुलस दिया जाए, एक्शन पोटेंशियल पे उसकी शेप, साइज या किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल जैसा डेवलप होना होता है वैसा ही डेवलप होगा। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल एक टाइप से ऑल और नन फिनोमेना। ठीक, अब आते हैं हम, अब हमने वर्ड समझ लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ लिया क्या होता है, थ्रेशोल्ड समझ लिया, ठीक है, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन क्या होते हैं, ये वर्ड समझ लिए। उसके बाद हम एक्शन पोटेंशियल समझ लिया। लेकिन एक्शन पोटेंशियल इतना ही समझ में आया अभी तक कि कुछ ऐसा पोटेंशियल होता है जो जनरेट हो जाता है और वही एक्शन का काम करता है, यानी कि एक्टिवेट करने का काम करता है। अब बात आती है कि जो ये एक्शन पोटेंशियल होते हैं ये होते कैसे, स्पेशली हार्ट की सेल की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि हार्ट की जो सेल होती है उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, और वो होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, और सभी सेल्स के अंदर जो है वो अलग अलग होते हैं कि एक जैसे होते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या, एक्शन पोटेंशियल। इसमें इसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, इसके अंदर अलग अलग तरह के एक्शन पोटेंशियल जो है वो दिए हुए। ठीक है, जैसे एस ए नोड, एट्रिया, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, और ये मायो वेंट्रिकुलर जो मसल्स होते हैं उसकी एंडोमायोकार्डियम, मिड मायोकार्डियम एंड एपिकल मायोकार्डियम। ठीक है, अब इसको देखोगे आपकी मोटे तौर पे देखोगे तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो हैं ये एक जैसे दिख रहे दिखने में। ठीक है, और बाकी जितने बच गए ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं। यानी कि जो हार्ट के अंदर जितनी सेल्स होती हैं उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 टाइप्स के अंदर क्या क्या आ गया, एसए नोड और एवी नोड, ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने वर्ग बच गए वो सारे मोर और लेस एक जैसे होते हैं। टाइमिंग ऑब्वियसली उनकी बाद में, तो मोर और लेस एक जैसे होते हैं। तो इन हार्ट के अंदर यानी कि हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो 2 टाइप्स हैं इनके क्या बन गए, 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो होता है, इनको अलग अलग नाम देते हैं। एक जो ग्रुप होता है उसका नाम होता है फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल, फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल। यानी कि एक है हमारे पास फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल और एक क्या है, स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल। यानी कि जो फास्ट और जो स्लो वर्ड है ये कहाँ से आए, ये आए इसकी इस वाली फेज से। यानी कि ये जो है, ये वाली जो फेज है जिसकी जितनी स्टीप है उनको क्या बोलते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल। ठीक है, और जिनका फेज 0 बोलते हैं इसको, फेज 0 जो है वो जितनी लेस स्टीप है, यानी कि ये जब ये कम स्टीप है ऐसे इसके कंपैरिजन, तो ये क्या है,
स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल है। तो अब हम एक तो इनमें डिफरेंस देखेंगे कि फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल और जो स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल है इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, पहली बात। दूसरा ये होता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल से सम क्वेश्चन जो आते हैं उनके अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्शन पोटेंशियल में कोई क्या पूछ सकता है, कोई ये पूछेगा कि भाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो कितनी होती है। दूसरा ये होगा कि भाई थ्रेशोल्ड कितना होता है, ये पूछ सकता है। तीसरा ये होगा कि भाई जो जो ओवरऑल यहां से लेके यहां तक का जो ओवरऑल एक्शन पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि एक्शन पोटेंशियल की जो टोटल ड्यूरेशन कितनी है वो कितनी होती है, कि एक्शन पोटेंशियल जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म हो जाता है उसकी ड्यूरेशन क्या क्या होती है। और उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो फेजेस होती हैं, इनके फेज के हम नाम लें, जैसे इसको बोलते हैं फेज 4, इसको बोलते हैं फेज 0, 1, 2, 3 एंड दोबारा से 4 आ गया। तो ये जितनी भी 0 to 4 यानी कि टोटल 5 फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल होती हैं। इन 5 फेजेस जो होती हैं ये कैसे बनती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं, कौन कौन से आयन चैनल्स इनको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि जो एक्शन पोटेंशियल है उसको हमने कितने फेजेस में डिवाइड कर दिया, कितने उसमें डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में, फास्ट रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स। स्लो रिस्पॉन्स में कौन कौन आता है, एसए नोड आता है, एवी नोड आता है, और कौन आता है, डिजीज टिश्यू आते हैं। डिजीज टिश्यू आते हैं, यानी कि जैसे मायोकार्डियल इंफाक्शन होने के बाद जो वेंट्रिकल सेल हो जाती हैं वो किस में आती हैं, एसआरपी की तरह होती है, स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल में। तो जितना भी डिजीज कंडक्शन इस नॉर्मली कोई सेल फास्ट रिस्पॉन्स टाइप के पोटेंशियल जनरेट करती है, लेकिन अगर वो डिजीज हो जाती है तो वो स्लो रिस्पॉन्स टाइप की हो जाती है। तो ये एक है। दूसरा जो फास्ट रिस्पॉन्स है उसके अंदर क्या कहते हैं, एट्रियल मसल्स आती हैं, वेंट्रिकुलर मसल आती हैं, और हिज पुरकिंजे सिस्टम, जो बंडल ऑफ हिज है और जो पुरकिंजे सिस्टम है वो सारे इसके अंदर क्या आते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल आते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम अगर डिफरेंस देखें, इनमें डिफरेंसेस क्या कराते हैं, एक तो कौन सा टिश्यू है, दूसरा क्या हो गया शेप, जो हम यहाँ आराम से देख सकते हैं कि ये दोनों जो होते हैं ये स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल है, इनकी शेप जो होती है ऐसी होती है, ठीक है। अब हम इनके अलग से मैं आपको एक टेबल यहाँ पे चार्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ जिसके अंदर इनकी ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम, थ्रेशोल्ड और जो बेस लाइन है वो बताया गया, उसको आप याद कर सकते हो। मोटे तौर पे अगर याद रखना है तो टेबल पूरी याद होना मुश्किल है, लेकिन मैं बताता हूँ। अगर याद रखना है तो जो फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल वाला एक्शन पोटेंशियल होता है उनका जो थ्रेशोल्ड होता है वो यूजुअली -8 सबका होता है। अब इसको क्वेश्चन में चाहे इसको एट्रिया वेंट्रिकुलर एचपीएस किसी का भी नाम देके अलग से पूछ ले, सबका आंसर लगभग एक ही होता है। तो जो 80 to 90 या 95 के आसपास होता है। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो फास्ट रिस्पॉन्स के अंदर कितना होता है, -80 to -95। लेकिन जो ये होते हैं इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -50 to 60 जो होता है वो एसए नोड का होता है, और -60 to 70 जो होता है वो एवी नोड का होता है। यानी कि कुल मिला के -50 to 70 के बीच में इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और -80 to 90 के बीच में इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये तो क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन। जो थ्रेशोल्ड होता है वो इनका होता है -65 मिलीवोल्ट पे, और जो इनका होता है वो होता है -40 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल एम्पलीट्यूड, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है।
जो इसका होता है वो क्या होता है, टोटल जो होता है 110 to 120 होता है, और इनका जो होता है वो होता है 60 to 80 होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे रेस्टिंग कितना होता है -80, तो -80 में 110 ऐड कर देंगे, उतना वो ऊपर चला जाता है। यानी कि 80 तो माइनस में था, 80 से 0 पहुंचा, और यानी कि 20 और ऊपर चला गया, 10 to 20 और ऊपर चला गया, यानी कि -82 प्लस 10-20 तक उसका टोटल यहां से लेके और यहां तक का एम्पलीट्यूड होता है। इसके बाद आती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो होता है वो कितना होता है, जितनी भी मायोकार्डियल सेल्स हैं, जितनी भी, वेदर इट्स फास्ट रिस्पॉन्सिव और इट्स स्लो रिस्पॉन्सिव, सबका कितना होता है 100 to 300 मिली सेकेंड। यहाँ पे दोनों का ही सेम है, 100 to 300 मिली सेकेंड। बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है हिज-पुर्किंजे सिस्टम। जो हिज-पुर्किंजे सिस्टम है उसका कितना है 300 to 500। ठीक है, तो हिज-पुर्किंजे सिस्टम जो होता है उसका 300 to 500 मिली सेकेंड है, बाकी कितना होता है 100 to 300 मिली सेकेंड होता है, इनका भी और इनका भी। तो ये जो होते हैं फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल और जो स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल जो होते हैं उनके बेसिक डिफरेंस हैं। इसकी मैंने टेबल प्रोवाइड करवा दी है, उस टेबल के अंदर जो है आप ज़्यादा अच्छे से इनको याद कर सकते हो, लेकिन इतना भी अगर याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इसे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग इनका एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में, कि जो एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उनको हम अलग अलग डिटेल में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फास्ट रिस्पॉन्स टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हमने क्या इसकी फेजेस बता दी। फेज का लेवल क्या होता है, फेज 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जो फेज 4 होती है ये क्या होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजीशन, यानी कि जब सेल रेस्ट पे है तो उसको क्या बोलते हैं फेज 4। ये कितना होता है -80 से थोड़ा सा, -80 to -90 के आसपास होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजीशन बता दिया। यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कौन सी जो आयन चैनल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो मैंने बताया इसके लिए होता है KIR, इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेंशियम चैनल है, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि सोडियम, ये एक टाइप का सोडियम पोटेंशियम चैनल होता है। जो मैंने बताया कि 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, 3 सोडियम को क्या करता है बाहर, और 2 पोटेशियम को क्या करता है सेल के अंदर लेके आता है। इसमें ये क्या करता है ATP यूज करता है, इस प्रोसेस के अंदर ATP यूज करते हैं। यानी कि क्वेश्चन आता है क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ATP यूज करने पे मेंटेन रहता है, यस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सेल को ATP यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, एक ATP ऐसे ऐसे करता है। ठीक, इसी की वजह से सेल का जो अंदर का पार्ट है वो नेगेटिव है, और बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, सेल से बाहर जो है वो क्या ओवरऑल नेगेटिव है। ठीक है, अब सेल को जैसे ही स्टिमुलस मिलता है वो, अब ये देखोगे ना इसका स्लोप बिल्कुल फ्लैट नहीं है, बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है ये डीपोलराइजेशन होना इसका स्टार्ट हो जाता है। जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तब एक समय ऐसा आता है जहां पर पहुंचने के बाद एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जाते ही कुछ स्पेसिफिक, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होते हैं इसलिए मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक चैनल उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर सडनली एक्टिवेट हो जाते हैं, सडनली तुरंत एक्टिवेट हो गए फास्टली।
तो ये पॉइंट इसलिए इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। दूसरा, एक बार थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए और वो चैनल एक्टिवेट हो गए, उसके बाद सेल को कुछ नहीं चाहिए, देन इट विल ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर कोई भी स्टिमुलस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो ऐसे स्टिमुलस यूजलेस होते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अब आता है फेज जीरो। फेज जीरो को क्या बोला जाता है? फेज जीरो को हमेशा बोला जाता है क्या? रैपिड डीपोलराइजेशन फेज। रैपिड डीपोलराइजेशन। अब ये जो नाम इसको दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? ये इसलिए दिया गया कि ये बहुत रैपिड होता है कंपेयर टू जो स्लो रिस्पॉन्सिव पाथ पोटेंशियल होते हैं उनके कंपैरिजन में। ये जो इसकी डायरेक्शन है ये बड़ी बिल्कुल वर्टिकल है, सडनली एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड सडनली, इसलिए इसको क्या बोलता है? रैपिड, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की सबसे रैपिड फेज होती है। ठीक है, अब बात है कि ये होता किससे? तो ये होता है बेसिकली सोडियम चैनल से। यहाँ पे जैसे ही थ्रेशोल्ड होता है, यहाँ पे दो तरह के चैनल एक्टिवेट होते हैं, एक तो सोडियम और दूसरा कैल्शियम, लॉन्ग टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सोडियम चैनल तुरंत एक्टिवेट होते हैं और कंप्लीटली एक ही टाइम में एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये स्लोली एक्टिवेट होते हैं और अपनी कंप्लीट फेज पे पहुंचने में ये क्या करते हैं? टाइम लेते हैं, इसलिए ये स्लो होते हैं और ये फास्ट एक्टिवेटेड चैनल होते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें हम जीरो फेज जो एक्शन पोटेंशियल की है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन प्राइमरीली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली, क्योंकि कैल्शियम चैनल इवन जब आप इस फेज पे पहुंच जाते हो तब भी कैल्शियम चैनल जो है सारे के सारे अभी तक एक्टिवेट फुली भी नहीं हो पाते। तो ये सारी फेज जीरो से इसकी पीक तक ले जाने का काम कौन करता है? सोडियम चैनल। अब क्योंकि नेगेटिव था और हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सोडियम चैनल सेल के अंदर आ रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं? सोडियम जो होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनवर्ड करंट बोलते हैं इसको, तो अंदर की तरफ करंट बहती है। तो इनवर्ड करंट में क्या होता है कि जो सोडियम चैनल होते हैं बाहर से सेल के अंदर आते हैं, अंदर आने से बाहर के कंपैरिजन में जो पहले सेल अंदर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाती है। तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल का जो ये होता है ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, जीरो को क्रॉस कर दिया लगभग। ठीक, तो ये हो गया। अब होता है इस फेज, यहां जाने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है। इस फेज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज। इस वाली को फर्स्ट फेज बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज होती है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो फर्स्ट फेज है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट फेज के टाइम में तीन बातें होती हैं। एक तो जो सोडियम चैनल बाहर जा रहे थे वो क्या हो जाएंगे? सडनली डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यहां पहुंच के वो डीएक्टिवेट हो गए। तो जैसे ही डीएक्टिवेट हो गए, जो बाहर सोडियम के अंदर आने का प्रोग्राम चल रहा था वो सडनली स्टॉप हो गया। उससे क्या होगा कि ये सडनली नेगेटिव आना शुरू होगा। दूसरा होता है कि यहाँ पे पोटेंशियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियम चैनल ओपन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो होते ITO बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट आउटवर्ड पोटेंशियम चैनल। ट्रांजिएंट आउटवर्ड पोटेंशियम चैनल यानी कि अब सेल क्या हो चुकी है? अंदर से पॉजिटिव, जब यहाँ पहुंची थी तो सेल क्या हो गया था? अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई है कंपेयर टू बाहर, यानी कि अब वापस अगर नीचे आना है तो ज्यादा पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर की तरफ पुश करने। ठीक है, तो अब जो भी पॉजिटिव आयन होंगे वो बाहर से अंदर पुश करेंगे, नहीं अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो जो पोटेशियम चैनल होते हैं ये ट्रांजिएंट आउटवर्ड पोटेशियम चैनल होते हैं। ये स्पेशल किस्म के पोटेशियम चैनल होते हैं, ये यहीं पे एक्टिवेट होते हैं और बहुत कम समय के लिए एक्टिवेट होकर फिर से बंद हो जाते हैं। यानी कि फेज वन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सोडियम चैनल का बंद होना और ट्रांजिएंट आउटवर्ड पोटेशियम चैनल का एक्टिवेट होना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। पोटेशियम जो होता है वो बाहर, अंदर से बाहर पुश कर दिया जाता है और उससे ये डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन की तरफ
सेल मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है फेज, वो है फेज 2। फेज 2 को एक और नाम दिया जाता है क्या, प्लेटो फेज। ठीक है, प्लेटो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिलेटिवली फ्लैट होती है। अब ये रिलेटिवली फ्लैट है इसलिए इसको प्लेटो बोलते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो, यहाँ पे क्या क्या चैनल्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ फिर वही बातें होती हैं, जो सोडियम चैनल जो अभी तक आ रहे थे, जो डीएक्टिवेट होना शुरू हो गए थे, वो लगभग सारे के सारे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम जो अंदर आने की प्रोसेस थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल हमने बात की थी, कहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, फेज 0 के अंदर। ये बात किया था ना यहाँ पे कि फेज 0 में सोडियम और कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल अभी एक्टिवेट ही थे, नीचे से यहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हुए थे, लेकिन मैंने बताया था कि कैल्शियम चैनल स्लोली एक्टिवेट होते हैं। यानी कि जब सेल इस फेज में आ जाती है तब कैल्शियम चैनल अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे होते हैं। यानी कि कैल्शियम यहाँ कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ये अपनी उस टाइम जब प्लेटो फेज में सेल होती है उस टाइम क्या करते हैं, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम चैनल, नए किस्म के पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो पोटेशियम चैनल होते हैं ये KS एंड KR, दो टाइप के पोटेशियम चैनल होते हैं। इनके S और R याद रखना, इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पीजी लेवल के एग्जाम जो नीट पीजी होता है उसमें ये नहीं आते, लेकिन अगर सुपर स्पेशलिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर S और R को अलग से पूछ लिया जाता है। पीजी लेवल पे पोटेशियम चैनल बहुत होगा मेरे ख्याल से। तो ये जो पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम मैंने बताया क्या होता है, अंदर से बाहर के लिए होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक पॉजिटिव आयन को बाहर पुश कर रहा है, एक में पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं। सोडियम चैनल जो पहले सोडियम अंदर ला रहे थे वो लगभग बंद हो गए। तो ऐसे में क्या होगा कि एक बैलेंस बन जाता है, जितने पॉजिटिव या अंदर गए उतने ही पॉजिटिव बाहर गए। इसलिए ये फेज क्या होती है, प्लेटो फेज होती है। ये क्या होगी, इसमें पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, आयन एक्टिवेट हैं, कुछ ओपन है कुछ क्लोज है, वो एक दूसरे को अंदर पार कर रहे हैं, बट जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं हो रहा, ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिविटी चेंज नहीं हो रही। और ये एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बताता हूँ यहाँ पे, कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनके अंदर प्लेटो फेज होती है, और ये इनको नर्व और जो स्ट्रेटेड मसल होती हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है। नर्व और स्ट्रेटेड मसल का जो एक्शन पोटेंशियल होती है उसमें कौन सी फेज नहीं होती है, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं, ये प्लेटो फेज नहीं होती, बल्कि हार्ट की मसल्स के अंदर प्लेटो फेज होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही सेल आगे आई, रिपोलराइजेशन दोबारा से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, फेज 3। फेज 3 में अब कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल घटनाएं होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो फेज 3 के अंदर क्या होगा, क्या क्या हो, सोडियम चैनल बंद हो चुके हैं, जैसे जैसे यहीं बंद हो गए थे प्लेटो फेज में। जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये क्या हो जाएंगे, फेज 3 के अंदर ये बंद हो जाएंगे। यानी कि कैल्शियम का अंदर आना भी जो प्लेटो फेज में था ये क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। दूसरा, KS और KR टाइप के जो पोटेशियम चैनल थे वो यहाँ पे एक्टिवेट थे, वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे और टाइम पास होगा उसमें क्या होगा, वो और अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि KS और R जो हैं दोनों यहाँ पे पोटेशियम को बाहर पुश कर रहे हैं। इसके अलावा फेज 3 के अंदर कुछ दूसरे तरह के पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब उनके नाम याद रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। इनमें से जैसे इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल होता है KIR। ठीक है, इसके अलावा होता है एसिटाइल कोलिन एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल होते हैं। ठीक है, तो ACH एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल। तो ये कुछ नए पोटेशियम चैनल रेक्टिवेट था। तो ओवरऑल फेज 3 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम चैनल। ठीक है, सारे के सारे पोटेशियम को बाहर पुश करेंगे, जैसे जैसे पुश करेंगे ये और नेगेटिव होता जाएगा अंदर से, और अल्टीमेटली बेस लाइन को
टच कर जाएगा। जैसे ही ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम पे आया, के एस और आर जो होते हैं वो फेज 4 में डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और जो के आई आर होता है वो इनवर्ट रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल जो मैंने यहां भी बताया था, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम को मेंटेन करता है। तो ये थे कि सारे के सारे जो कौन कौन से चैनल कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। मैंने बोला था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम के, यानी कि जो ये वाला के आई आर पोटेशियम चैनल है, ये एटीपी को यूज करता है। रेस्टिंग पोटेशियम मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए सेल को एटीपी की जरूरत होती है, बट एक्शन पोटेंशियल के लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती है। एक बार किसी स्टिमुलस ने थ्रेशोल्ड पहुंचा दिया, आगे का काम पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे कोई एटीपी यूज नहीं होती, सारे चैनल पोटेंशियल, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होने पे पर्टिकुलर टाइप के चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और वो अपना काम कर देते हैं। तो वहां पे कोई एटीपी यूज नहीं होता। तो अब क्वेश्चन अगर यह है कि क्या एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसमें सेल एटीपी यूज करती है? नहीं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए सेल को एटीपी यूज करने पड़ते हैं। यस, ठीक है। अब हम इसी को अगर देखें कि जो स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल है, तो हम बेसिक डिफरेंसेस बता चुके हैं पहले, लेकिन उसको हम आयंस चैनल के मामले में अगर उसको हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो अब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जो स्लो रिस्पॉन्स टाइप ऑफ पोटेंशियल चैनल होते हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल जो होते हैं उनसे कैसे जेनेसिस मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म जेनेसिस में कैसे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर की जहां तक बात है, यहाँ पे भी वही है, 0 to 4 होते हैं। ठीक है, शेप आप देख ही रहे हो, डिफरेंट है। स्लो रिस्पॉन्स इसको क्यों बोलते हैं? इसकी जो फेज 0 है वो क्या होती है? लेस स्टीप होती है, उसमें एकदम ऐसे थी, इसके अंदर ऐसे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ये। इसमें एक और स्पेशल फीचर आप देख रहे हो स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल, क्या है ये? उस वाले के अंदर ये बहुत मामूली सा चेंज था, ऐसे था फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा एकदम यहाँ भी अच्छा खासा वर्टिकल जाने की तरफ है। यानी कि फेज 4 जो है ये और फेज 0 जो है ये बेसिकली ज्यादा डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेटू जो है फेज 2, ये भी डिफरेंट है थोड़ी सी। फेज 3 और फेज 1 जो है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है कंपेयर टू फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल। तो ये किस में होता है? पहली बात तो ये होता है किसमें, पहले बता चुके हैं, पूरा वीडियो नहीं देखा तो एसए नोड, एवी नोड और डिजीज्ड टिश्यू, डिजीज्ड टिश्यू के अंदर होता है। ठीक है, फेज 4 जो होता है ये और फेज 0 जो होता है ये स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल में फास्ट से जो होता है डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम यहाँ समझेंगे। यानी कि ये हमें समझाया कि जो मायोकार्डियम का एक्शन पोटेंशियल, जो एसए नोड, एवी नोड, जो बेसिकली कंडक्शन सिस्टम है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम क्लिनिकली अगर देखें क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है? ऑटोमेटिसिटी का। यानी कि जो एसए नोड और एवी नोड है उनकी ऑटोमेटिसिटी अच्छी होती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या है कि वो अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर लेते हैं, यानी कि उनको किसी बाहर से स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मायोकार्डियम को बाहर से स्टिमुलस चाहिए अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो ऑटोमेटिसिटी होती है ये इसके अंदर कहाँ से है? ये हमें ऑटोमेटिसिटी होती है, ये हमें फेज 4 की जो शेप हो रही है ना उससे पता चलता है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर फेज के बाद आता है और फिर से वापस पॉजिटिव होने लग जाता है। ये रेस्टिंग यानी कि फ्लैट लाइन जो होता है कॉमनली नहीं रहता है कंपेयर टू अगर फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल जो हमने पहले देखे मायोकार्डियम वाली। ठीक है, तो फेज 4 की जो ये अपने आप पॉजिटिव होने की जो प्रॉपर्टी है ये उसको डिफरेंस करती है, ये ऑटोमेटिसिटी लेके आती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। इस फेज का क्या नाम है? स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। तो जैसे कि नाम से ही है कि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है काम, यहां से यहां। ठीक है,
इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं कहने के लिए, लेकिन ये है नहीं, रेस्ट करती नहीं है ये उसी टाइम एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा है अगर नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो इसका रेस्टिंग या बेसलाइन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -50 या -60, -50 to 70 कह सकते हो, ऐसे नोड और एवी नोड में अगर अलग अलग बात करें तो। दूसरा ये कहाँ तक जाता है, मैंने बताया कि इसका जो एक्शन पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है टोटल, वो यहाँ से यहाँ वो कितना था, 50 to 70 के आसपास बताया था। तो यानी कि ये अगर -50 से चलेगा या -60 से चलेगा तो 0 तक पहुँचना है, यानी कि टोटल 56-70 के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब है कि इनका जेनेसिस कैसे होता है। फेज 4 की बात करते हैं, तो फेज 4, अब जो फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल था उसमें अगर आपको याद हो क्या बताया था कि फेज 4 जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम चैनल, जो एटीपी यूज करते हैं, पोटेशियम चैनल, KIR इनवर्ट रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल। यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे रेक्टिफाइंग जो पोटेशियम चैनल होते हैं वो नहीं होते, यहाँ पे एक स्पेशल किस्म के चैनल होते हैं। उन स्पेशल किस्म के पोटेशियम चैनल पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये क्या होता है, फनी करंट्स बोलते हैं इसको, फनी करंट। अब ये जो फनी करंट होता है ये भी एक टाइप से सोडियम पोटेशियम चैनल ही होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली ये पोटेशियम आयन को सेल के अंदर से बाहर भेजता है, थोड़े बहुत सोडियम को भी अंदर लेके आता है। ठीक है, तो जो पोटेशियम चैनल, अब इसको फनी क्यों बोलते हैं, नाम फनी है तो ये फनी क्यों है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि इसको फनी वर्ड क्यों दिया गया। फनी वर्ड इसको ऐसे दिया गया क्योंकि जितने भी किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उसके अंदर जितने भी चैनल्स हैं, आयन जो चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उससे कम नेगेटिव जो पोटेंशियल होता है उस पर एक्टिवेट होते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमने पहले सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल की बात करी, 0 फेज के अंदर जो एक्टिवेट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही बेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ऊपर की तरफ यानी कि लेस नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन और ये सभी चैनल्स के साथ है, ऊपर जितने भी चैनल होते हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कम नेगेटिव पे एक्टिवेट होते हैं। लेकिन ऐसे नोड के अंदर जो फनी करंट होती है, ये जो फनी करंट वाले चैनल होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब किसी भी सेल का पोटेंशियल रेस्टिंग, जैसे मान लो यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को टच कर दिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब वो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है यानी कि हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, बाकी आयन चैनल से ये वाले आयन चैनल होते हैं ये एब्सोल्युटली डिफरेंटली बिहेव करते हैं। हालांकि इसमें इसकी बहुत सी मैकेनिज्म एक्सप्लेन की गई है कि ये स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन क्यों होता है, बट फनी करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसलिए फनी करंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फनी करंट क्या इसलिए फनी है क्योंकि ये अकेला ऐसा चैनल है, पोटेशियम चैनल है या कोई भी चैनल है जो हाइपरपोलराइजेशन पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये -40-50 के आसपास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम के आसपास आता है, फनी करंट एक्टिवेट हो जाती है। फनी करंट एक्टिवेट जब हो जाती है तो ये इसको वापस पॉजिटिव, पोटेशियम बाहर भेजने लग जाते हैं और ये वापस पॉजिटिव की तरफ जाता है। जितना ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगा, जितनी ज्यादा कोई सेल नेगेटिव आएगी, फनी करंट उतनी ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। -40 के आसपास ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, -50 पे ठीक ठाक अमाउंट में चैनल ओपन हो जाते हैं, -100 मिलीवोल्ट के ऊपर ये मैक्सिमम एक्टिवेटेड होते हैं, है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इकलौता ऐसा चैनल है जो हाइपर पोलराइजेशन पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसलिए इसको फनी करंट बोलते हैं। तो फेज 4 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फनी करंट। कौन से इलेक्ट्रोलाइट का चैनल है, प्रीडोमिनेंटली पोटेशियम, थोड़ा सा सोडियम भी है। ठीक है, अब आ गया थ्रेशोल्ड, आ गया थ्रेशोल्ड के बाद आता है फेज 0। तो फेज 0 भी क्या है, कंपेयर टू फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंट किस्म का है, और यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ये लेस स्टीप है। ठीक है, अब फेज 4 को क्या बोलते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, रैपिड रिपोलराइजेशन। यहाँ पे इस फेज 0 जो होती है
उसको क्या नाम दिया गया है, इसमें बोलते हैं स्लो डिपोलराइजेशन। स्लो डिपोलराइजेशन, क्योंकि ये क्या है, स्लो है। अब यहाँ पे कौन सा आयन चैनल होता है, ये बेसिक डिफरेंस है, इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे होता है कैल्शियम चैनल। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल होते हैं उसका जो जीरो फेज है वो सोडियम डिपेंडेंट है मेनली, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। यानी कि ऐसे नोड एवी नोड के अंदर या डिजीज टिश्यू के अंदर क्या होता है, सोडियम चैनल नहीं होते। इसीलिए जो प्राइमरली सोडियम चैनल पे काम करने वाली मेडिसिन ड्रग्स होती हैं वो ऐसे नोड और एवी नोड के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं जितनी एंटी एरिथमेटिक होती हैं। तो यहाँ पे कौन होता है, कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो बेसिकली फेज जीरो के लिए। और कैल्शियम चैनल मैंने पहले ही बताया था क्या होते हैं, स्लोली एक्टिवेट होते हैं, इट टेक्स टाइम। तो कैल्शियम चैनल स्लोली एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इसकी जो शेप है वो स्लो है। जो डीपी डीटी यानी कि इसकी जो मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने की, उसको क्या बोलते हैं, डीवी ओवर dt, यानी कि वोल्टेज का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज जो होता है इसका लेस होता है कंपेयर टू फास्ट रिस्पॉन्स पोटेंशियल। यानी कि जिसका ये लेस होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो डीवी ओवर dt इसका क्या होता है, लेस होता है। कोज क्या है, क्योंकि सोडियम डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल। फेज जीरो वही है, क्योंकि सोडियम चैनल नहीं थे इसलिए सोडियम चैनल बंद भी नहीं हुए क्योंकि थे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो फेज वन होती है वो उसके अंदर आपने देखा होगा पहले, मैं दिखाऊं, जैसे ये है, ये क्या थी, फेज वन, बहुत ज्यादा क्विकली स्टीप डिक्लाइन हुआ है, तो वैसा इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर इतना स्टीप डिक्लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ सोडियम चैनल नहीं थे। तो फेज टू और फेज थ्री के अंदर सारे सोडियम के अलावा सारे के सारे सेम चैनल इन्वॉल्व होते हैं जो पहले इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, तो उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे नाम चैनल्स का सेम है। तो ये क्या है, सारे के सारे सेम है। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब एक नेक्स्ट जो चीज आती है वो है एक्साइटेबिलिटी एंड रिफ्रैक्टिवनेस। यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या अगर किसी मायोकार्डियम को स्टिमुलस इतनी क्विकली दिया जाए, इतनी फास्ट जल्दी जल्दी दिया जाए, तो क्या वो सारे के सारे स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल में जनरेट हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी टेकिकार्डिया, जैसे एट्रियल फ्लटर होता है बहुत फास्ट होता है, 300 की रेट पे होता है, क्या वो 300 की 300 रेट अगर वेंट्रिकल को स्टिमुलस दें तो क्या वेंट्रिकल 300 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। अगर ऐसा कर देगा तो वेंट्रिकल को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिला तो वेंट्रिकल का पर्पज ही खत्म हो गया, क्योंकि वो ब्लड लेता है डायस्टोल में, रिलैक्स होता है तब, और पुश करता है सिस्टोल में, तो लेगा ही नहीं तो देगा कहाँ से। तो यानी कि टॉलरेट नहीं करेगा तो डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनी हुई है जो ये डिटरमाइन करती है कि भैया एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पे मसल जो है, मसल फाइबर, वो किसी तरह का कोई स्टिमुलस लेगा नहीं, यानी कि उस टाइम नेक्स्ट स्टिमुलस को नहीं देगा। उस स्टिमुलस के बाद कोई दूसरा स्टिमुलस आएगा उसको वो बाद में ले लेगा, यानी कि कोई स्टिमुलस दिया उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उस स्टिमुलस को नहीं देगा। ये सारी चीजें जानने के लिए हमें समझना है कि एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टरीनेस क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टरीनेस जो होते हैं उनके अंदर आप कुछ वर्ड बहुत कॉमनली सुनने को मिले होंगे, जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, दूसरा इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे।
ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे एक्साइटेबिलिटी क्या होती है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड एक ऐसा पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो एक ऐसा पीरियड है जहां पे वो स्टिमुलस जो नॉर्मली एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर देता है, वो स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाता है। उस पीरियड को, उस टाइमिंग्स को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टरी पीरियड की फेजेस होती है, उन फेजेस के जो नाम होते हैं वो मैंने आपको बताया। क्या होता है? एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक होता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इनको ध्यान से सुनना, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये वो पीरियड है जिसके अंदर किसी भी इंटेंसिटी का स्टिमुलस अगर सेल को, मायोकार्डियल सेल को अगर दिया जाता है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, यानी कि ये एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टरी है, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह के एक्साइटेशन का, किसी भी इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कितनी भी इंटेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर कौन कहां से कहां तक होता है, यानी कि एक बार एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है तब से लेके और यहां तक, यानी कि अगर टाइम की बात करें तो इतने टाइम तक, इतने टाइम तक जो होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में होती है सेल। यानी कि एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो 0, 1, 2 एंड अर्ली पार्ट ऑफ फेज 3 जो होता है वो किस में आता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड किस फेज में होता है? और उस टाइम क्या होता है कि एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टरी होती है सेल, किसी भी इंटेंसिटी का स्टिमुलस में काम नहीं करेगा। ठीक, अब आता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड प्लस सम एक्स्ट्रा अर्ली फेज 3, यानी कि फेज 3 का इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पीरियड अगर हम ले लें, अर्ली फेज ऑफ एक्स्ट्रा 3 जो होता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ये यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक, इस पूरे को इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहा जाता है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड भी शामिल है। अब इसको अलग से क्यों बोला गया? अलग से इसको इसलिए बोला गया कि ये वाला जो पीरियड है, इसके दौरान अगर कोई भी स्टिमुलस आ जाता है तो उस सेल के अंदर वो पार्शियल डीपोलराइजेशन तो कर देती है, थोड़ा सा डीपोलराइजेशन तो कर देगी सेल का, बट फिर भी एक्शन पोटेंशियल किसी भी हालत में जनरेट नहीं होगा। यानी कि यहां पे थोड़ा बहुत डीपोलराइजेशन तो नेक्स्ट स्टिमुलस कर देगा, बट एक्शन पोटेंशियल यहां भी जनरेट नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा किसी भी इंटेंसिटी के स्टिमुलाई से। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो क्या होता है? मिड और लेट, मिड और लेट पार्ट जो फेज 3 होती है, फेज 3 का जो मिड और लेट पार्ट है उसमें क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी। तो ये फेज कौन सी होगी? ओनली फेज 3 का मिड और लेट पार्ट जो होता है उसमें होता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक था, यहां से लेके और यहां तक, यानी कि जब रेस्टिंग में, जब फेज 3 खत्म हो जाती है वहां तक, अर्ली पार्ट ऑफ फेज 3 से जहां तक फेज 3 खत्म हो जाती है, यानी कि रेस्टिंग में उसको टच कर जाता है, इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड की खास बात क्या होती है? खास बात यह होती है कि इसके अंदर सेम इंटेंसिटी का जो स्टिमुलस था,
सेम इंटेंसिटी का स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था वो स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हायर इंटेंसिटी का एक्शन पोटेंशियल दिया जाए तो वो जो स्टिमुलस होगा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि देखो थ्रेशोल्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड किसको कहते हैं? जो स्टिमुलस जो नॉर्मल इंटेंसिटी का स्टिमुलस होता है वो स्टिमुलस अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता तो वो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। कौन सा है वो अलग बात है, बट वो उसको रिफ्रैक्टरी कहते हैं। यानी कि उससे कम इंटेंसिटी वाला तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल डेफिनेशन ही रिफ्रैक्टरी कहते हैं कि नॉर्मल इंटेंसिटी वाला जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब बात क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या नॉर्मल से ज्यादा दिया जाए वो कर देगा क्या? तो ये डिफरेंशिएट कौन करता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसके अंदर हायर इंटेंसिटी का अगर स्टिमुलस दिया जाए तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। नॉर्मल इंटेंसिटी का या नॉर्मल से कम इंटेंसिटी का स्टिमुलस जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता है, बल्कि एब्सोल्यूट और इफेक्टिव में किसी भी इंटेंसिटी का स्टिमुलस जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता। ये तो एक डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये भी है कि जो हायर इंटेंसिटी का स्टिमुलस हमने दिया था क्या वो नॉर्मल टाइप का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा? नहीं। तो यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो भी डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि वो स्लो होता है। यानी कि जो फेज 4 वाला जो ये इतना रैपिड एक्टिवेशन था ये नहीं होता, बल्कि वो मोर और लेस ऐसा होता है, वो रिलेटिवली स्लो होता है, यानी कि उसका लेस स्टीप होता है जीरो फेज। दूसरा जो उसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड है वो भी लेस होता है। तो रिलेटिवली स्लो होगा, लेस एम्पलीट्यूड का होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा। तो एक्शन पोटेंशियल के लिए हाई इंटेंसिटी चाहिए, और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो भी नॉर्मल टाइप का नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का होगा। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव पीरियड, तीनों तरह के रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, अब बात आती है कि एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जब एक्साइटेबिलिटी नहीं है वही रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये खत्म होता है। ठीक है, एक कभी का आपने सुना हो कि सुपर नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी पॉइंट होता है। क्या होता है? सुपर नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे तो एक्साइटेबिलिटी होती ही नहीं है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ईआर में तो होता ही नहीं है। यहाँ जो होता है वो कुछ एक्साइटेबिलिटी होती है, ये किस में होता है? तो इससे पहले तो एक्साइटेबल सेल होती ही नहीं है। अर्ली पार्ट ऑफ फेज 3 तक तो सेल जो एक्शन पोटेंशियल की जो टाइमिंग्स है उससे पहले तो सेल एक्साइटेबल होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेबल होती है। तो सुपर नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी का जो पीरियड होता है वो कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कब होता है? तो ये कौन सी फेज में होता है? क्वेश्चन आंसर होता है फेज 3 में होता है। फेज 3 में कहाँ होता है? अर्ली, मिड या डिस्टल या लेट? ये लेट फेज 3 में होता है। ये कब होता है? ठीक है, तो लेट फेज 3 का एक वो पार्ट आता है जब एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के इक्वल नहीं पहुंचा है। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन कितना था? -80-90, यानी कि -80-90 जो है उतना नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे कम है
और वो एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बिल्कुल पास में है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मैंने बताया था कितना होता है, -65 मिलीवोल्ट। तो -65 मिलीवोल्ट के आसपास जब सेल होती है, यानी कि उससे थोड़ी सी नीचे सेल होती है, यानी कि ये कहें कि हम 60 या 55 पोटेंशियल के आसपास जब सेल होती है, वो पर्टिकुलर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम ऐसा होता है कि अगर उस टाइम स्टिमुलस दिया जाए तो इवन लेस देन नॉर्मल स्टिमुलस का अमाउंट का स्टिमुलस भी अगर दिया जाए तो वो स्टिमुलस भी एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, और उस पीरियड को क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी, यानी कि नॉर्मल से भी ज्यादा एक्साइटेबल है ये पार्ट। रीजन क्या है, रीजन ऑब्वियसली ये यहाँ पे लगभग सारे रिफ्रैक्टरी पीरियड लगभग खत्म हो गए, सेल रिफ्रैक्टरी नहीं है, सारे चैनल्स ओपन, मतलब चैनल्स अवेलेबल हैं एक्टिवेट होने के लिए। सोडियम चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, फेज 0 जनरेट करने के लिए सोडियम चैनल होते हैं। यहाँ आते आते सारे के सारे सोडियम चैनल होते हैं, वो एक्टिवेट होने के लिए दोबारा से रेडी हैं। दूसरा क्या होता है कि ये थ्रेशोल्ड, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के लिए कौन सा कितना पोटेंशियल होना जरूरी है, थ्रेशोल्ड के पोटेंशियल पहुंचना जरूरी है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से जस्ट नीचे है, यानी कि थोड़ा सा स्टिमुलस लेते ही उसको वापस से डीपोलराइज करके उसको थ्रेशोल्ड को टच करवा देगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इसलिए सुपरनोवा। तो कंपेयर टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग कितना था, -80, तो -80 से -65 पहुंचने में वर्सेस 55 से 65 पहुंचने में किसमें ज्यादा टाइम, कम टाइम लगेगा, 55 से 65 पहुंचने में। तो वो पर्टिकुलर फेज जब होती है तब अगर स्टिमुलस दिया जाए तो वो सुपर नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी पीरियड होता है। तो कुल मिला के हमने एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोपेगेट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्लो रिस्पॉन्स पोटेंशियल, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, तभी आप अपडेट रहोगे दूसरे वीडियोस के लिए। जो क्वेश्चन पहले दिए गए थे 2 क्वेश्चन, उनके आंसर अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गए हैं तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर समझ में नहीं आए हैं, किसी भी ऑप्शन के अंदर कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन के रूप में आप हमें बताइए, हम उसका जरूर समाधान करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते।